पिछला एक साल गौतम अदानी और अदानी ग्रुप के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। पिछले एक साल में अदानी एंटरप्राइजेस ने 100% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में अदानी पावर ने 166% का रिटर्न दिया है और अदानी टोटल गैस ने 119% का रिटर्न दिया है। और इसी के चलते गौतम अदानी ने अभी कुछ ही टाइम पहले जो सबसे रिचेस्ट पर्सन थे जेफ बेजोस, उन्हें भी पीछे डाल दिया। तो ऐसे में सवाल आता है कि अगर इतने बेहतरीन रिटर्न्स मिल रहे हैं तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हमें भी मिल जाए। और इसी बीच अदानी ग्रुप का एक एफपीओ आ रहा है। एफपीओ मतलब अगर आसान भाषा में समझाऊं तो जब कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट से पैसा रेज करती है तो उस प्रोसेस को आईपीओ दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। और जब वो दूसरी बार या तीसरी बार पैसा रेज करती है और उसके बाद फिर कई बार जब भी पैसा रेज करेगी तो उस प्रोसेस को एफपीओ दैट इज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहते हैं। और ऐसा ही एफपीओ अदानी एंटरप्राइजेस का आ रहा है जो कि अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। अब फिर ये समझना ज़रूरी बन जाता है कि ये जो एफपीओ है ये इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा एफपीओ है। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए क्या कुछ है यहाँ पर, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किन चीज़ों पर अदानी ग्रुप यहाँ पर ये पैसा जो मिलने वाला है वो इन्वेस्ट करने वाला है, वैल्यूएशन क्या है, फिलहाल फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। 20,000 करोड़ का ये एफपीओ है जिसके लिए कंपनी अपना 5% स्टेक डाइल्यूट करेगी। यानी अपना 5% स्टेक, जो भी लोग 20,000 करोड़ की इस एफपीओ में पार्टिसिपेट करेंगे उनमें 5% स्टेक बढ़ जाएगा। इसका जो प्राइस बैंड रखा है वो है 3112 रुपीज़ से लेकर 3276 रुपीज़ तक। और 27 तारीख को एफपीओ खुल जाएगा और 31 जनवरी तक ये खुला रहेगा। अब इस एफपीओ से जो भी 20,000 करोड़ आ रहे हैं उसमें से 10,869 करोड़ कंपनी के कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट की तरफ जाने वाले हैं। यानी कंपनी यहाँ पर मेनली 3 चीज़ों पर फोकस करने वाली है। पहला है ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम, दूसरा है एयरपोर्ट फैसिलिटीज़ और तीसरा है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। और इन तीनों चीज़ों के लिए मेजॉरिटी पैसा जाने वाला है। और बाकी बचे हुए पैसों में से 4,165 करोड़ रुपीज़ कहाँ जाने वाला है, तो वो जाने वाला है, कंपनी ने बहुत ज़्यादा कर्ज लिया है। बिकॉज कंपनी जिन जिन इंडस्ट्री में काम करती है वो बहुत कैपिटल इंटेंसिव है, उसके लिए पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। डेट का रिपेमेंट करने के लिए ये एक अच्छा खासा पैसा जा रहा है। और फिर बाकी जो पैसा बचेगा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए यूज़ किया जाएगा। जहाँ पर सेंसेक्स ने पिछले 25 सालों में 12-13% का रिटर्न दिया है, वही अदानी एंटरप्राइजेस ने 36% का कंपाउंडेड सालाना रिटर्न दिया है। तो ऐसे में सवाल आता है कि ये कंपनी आखिर करती क्या है। तो देखिए 1988 में गौतम अदानी ने इसे शुरू किया था, जिसके बाद 1994 में इनका आईपीओ आया और उसके बाद कंपनी काफ़ी तेज़ी से एक्सपांड हो रही है। अब कंपनी का जो मेन रेवेन्यू है वो कहाँ से आता है, तो वो आता है कोल की माइनिंग और कोल की ट्रेडिंग से। इनका लगभग 70% रेवेन्यू वहीं से आता है। बचा हुआ 30% अलग अलग बहुत ही डाइवर्सिफाइड अलग अलग सेक्टर से आता है, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मुझे लगता है कि अभी अदानी ग्रुप का जो मेन फोकस है वो यही है कि जो कोल की डिपेंडेंसी उसे कम किया जाए और उसी के लिए पैसा इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो भी एफपीओ से पैसा आ रहा है ये पैसा कोल या कोल माइनिंग या कोल ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। जैसे कि हमने पहली बात की, ये अलग सेक्टर्स में पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। जैसे ही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने पेट्रोकेमिकल से अपनी डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश कर रही है, सिमिलरली अदानी ग्रुप भी अपनी कोल की डिपेंडेंसी कम करके बाकी सेक्टर्स में ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। और अगर हम अदानी ग्रुप की बात करें तो इनका हमेशा से फोकस उन सेक्टर्स पर होता है जिसमें गवर्नमेंट फिलहाल काफ़ी फोकस्ड है। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ कि अभी इस एफपीओ से पहले ही यूएस बेस्ड हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप पर अकाउंटिंग फ्रॉड और स्टॉक मैनिपुलेशन के बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही वो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स और बॉन्ड को शॉर्ट भी कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को एक स्पेशल वीडियो में हम डे आफ्टर टुमारो कवर करने वाले हैं। फिलहाल अदानी एंटरप्राइजेस का जो मार्केट कैप है वो है 3,80,000 करोड़ के करीब। और इस मार्केट कैप के हिसाब से ये बन जाती है दुनिया की 360th सबसे बड़ी कंपनी। अब कंपनी तो काफ़ी बड़ी और ऐसे ही इसमें अलग अलग बिजनेसेस हैं। इस कंपनी का काम डिफेंस में है, एरोस्पेस में है, फूड में है, एग्रो में है, रेल, मेट्रो, रोड, एक्सप्रेसवेज, सोलार। उसके साथ रिसेंटली इन्होंने एयरपोर्ट में भी एंटर किया। और आज इंडिया के अगर हम जितने लोग ट्रैवल करते हैं उस हिसाब से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट ट्रैफिक जो है इट इज़ ऑपरेटेड बाय अदानी ग्रुप। तो इस ग्राफ से आपको पता चलेगा कि वेरी वेल डाइवर्सिफाइड इनका बिजनेस है। और यहाँ पर जो रिसेंटली आईपीओ भी आया था अदानी विलमार का, तो अदानी विलमार भी इनडायरेक्टली अदानी एंटरप्राइजेस के अंडर ही आती है। तो अगर मैं कंपनी के नाम बोलूँ तो अदानी एंटरप्राइजेस के अंडर आती है अदानी न्यू इंडस्ट्रीज़, अदानी डिजिटल, अदानी कॉनेक्स प्राइवेट लिमिटेड। अब ये अदानी कॉनेक्स का किस्सा ऐसा है कि कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने ये फोकस किया कि अगर आप इंडियन कंपनीज़ हैं तो उसका डेटा आपको इंडिया में ही स्टोर करना पड़ेगा।
और फिर बाहर की कंपनीज़ पर भी अभी धीरे धीरे ये बोल रहे हैं कि आपको जो डेटा है इंडियंस का वो इंडिया में स्टोर कीजिए, बाहर नहीं लेके जाना है। अब डेटा स्टोर करना है तो डेटा सेंटर्स लगेंगे, तो अदानी ग्रुप ने यहीं पर अपॉर्चुनिटी देखी और इन्होंने एक कंपनी के साथ टाइप करके, यूरोप की एक कंपनी उनके साथ टाइप करके इंडिया में डेटा सेंटर का काम शुरू कर दिया है, जिसके जरिए टफ फाइट देंगे AWS दैट इज़ अमेजन वेब सर्विसेज को, और एयरटेल भी इस सेक्टर में आने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद इनका जो अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग है ये भी रिसेंटली वेंचर है, ये भी बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि डज इट मेक सेंस, इस सेक्टर में कितना प्रॉफिट ये कमा रहे हैं, या फिर बाकी कंपनी जो इस सेक्टर की है उनको कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद अदानी रोड ट्रांसपोर्ट इस सेक्टर में है, अदानी एरो डिफेंस है और भी कई सारी कंपनीज़ हैं। चलो तो वन बाय वन समझ लेते कि कंपनी फिलहाल जिन सेक्टर्स पर फोकस कर रही है उसमें आखिर कितनी प्रॉफिटेबिलिटी बनती है और सही में कितनी अपॉर्चुनिटी उस सेक्टर में है, और वो तो हमें नंबर्स देख के ही पता चलेगा। तो शुरुआत करते हैं एयरपोर्ट सेक्टर से। तो जहाँ पर एज एन एयरपोर्ट ऑपरेटर अदानी ग्रुप काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, उसमें अगर हम एक कंपनी देखें जो उस सेक्टर में सबसे बड़ी कंपटीटर है अदानी ग्रुप की, तो उसका नाम है GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कंपनी पिछले कई सालों से दिल्ली, हैदराबाद जैसे एयरपोर्ट्स को ऑपरेट कर रही है, और शॉकिंग बात क्या है पता है, पिछले 8 सालों से इन्होंने 1 रुपया भी नहीं कमाया। इनके फाइनेंशियल्स देखोगे तो रेवेन्यू भी इनका बहुत तेज़ी से कम होता जा रहा है। अब ठीक है, रेवेन्यू ठीक है कम ज़्यादा उससे हमें लेना देना नहीं है, मेन फोकस यहाँ पर हम करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी पर। तो प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पिछले आप देख सकते हैं पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर में लॉस में ही है, पिछले 8 एक्चुअली फाइनेंशियल ईयर से लॉस में है, और 1100, 1300, 2200, 3300 करोड़ के इनके लॉसेस हैं। बात सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, बात यह है कि ये बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है जिसके लिए बहुत ज़्यादा लोन लेना पड़ता है, और ये लोन आपको लेना है तो फिर लोन के साथ आपको इंटरेस्ट भी देना है। अब यहाँ पर कंपनी आप देखोगे ध्यान से तो इनका सबसे बड़ा एक्सपेंस क्या है, जैसे पिछले फाइनेंशियल ईयर में GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रा ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में 4600 करोड़ का रेवेन्यू कमाया, और उसमें से 2000 करोड़ तो बस इंटरेस्ट के तौर पे ही दे दिए, लगभग 40%। और ऐसे में फिर क्या ही बचता है कंपनी को, कुछ नहीं बचता है, फिर इसीलिए कंपनी लॉस में चल रही है। तो फिर सवाल ये आता है कि अगर अदानी ग्रुप इस सेक्टर में एयरपोर्ट ऑपरेटिंग बिजनेस में एंटर कर रही है हेवीली, तो क्या यहाँ पे कितना पैसा बन पाएगा। अगर ठीक है कंपनी मैनेज कर भी लेती है कि चलो हम पैसा बना भी लेते, तो मार्जिन्स उतनी अट्रैक्टिव है नहीं इस सेक्टर में, जो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है। ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, पर इस ज्ञान को अगर एक्सपर्ट से पाना है तो कहाँ से पाए। तो ऐसा ही प्लेटफॉर्म है फिनग्रेड, जहाँ पर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के कोर्सेस अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, टैक्सेशन, ट्रेडिंग, ये सारी चीजें सीख सकते हो। ये सारे कोर्सेज क्यूरेट किए गए हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट से जिन्हें सालों का एक्सपीरियंस है। यहाँ पर मेरे भी 2 कंटेंट आपको मिल जाएंगे, और फ्री साइन अप करके 6-7 कोर्सेज आप यहाँ पर फ्री में पा सकते हो। और सब्सक्रिप्शन प्लान पर 30% डिस्काउंट के लिए प्रसाद 30 कूपन कोड यूज कीजिए, लिंक नीचे दी गई है। दूसरा सेक्टर जिस पर अदानी एंटरप्राइजेस बहुत ज्यादा फोकस करना चाहती है वो है रिन्यूएबल एनर्जी। इंडिया में जितनी भी एनर्जी जनरेट की जाती है उसमें से 76% जो है पावर वो जनरेट की जाती है कोल्स की मदद से। अब जो कोल है उसे जनरली एक डर्टी एनर्जी सोर्स कहा जाता है, क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है, और जनरली ये कुछ अच्छा होता नहीं है हम सबके लिए, लोगों के लिए, या फिर अपनी अर्थ के लिए। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ज़्यादातर गवर्नमेंट फोकस कर रही है क्योंकि कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। और पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि जो कंपनी जो कोल से मेनली पावर जनरेट कर रही थी वो भी धीरे धीरे पिवोट कर रही है कहाँ पर, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। और क्योंकि गवर्नमेंट का भी यहाँ पर ज़्यादा फोकस है और इसीलिए अदानी ग्रुप भी यहाँ पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रही है, और इसीलिए इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी पर अच्छा खासा काम तो करना शुरू कर ही दिया है। साथ ही इन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन पर भी काम करना शुरू कर दिया है। अभी जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये कई सारे इंडस्ट्रीज़ में इजीली काम आएगा, जैसे कि स्टील मेकिंग, रिफाइनिंग और केमिकल प्रोडक्शन में। रिसेंटली NTPC, L&T और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने भी अपना काफ़ी सारा इंटरेस्ट इस सेक्टर की तरफ दिखाया है, और अदानी ग्रुप भी इस पर काफ़ी बुलिश है, बिकॉज गवर्नमेंट भी इस पर काफ़ी बुलिश है। अभी लगभग 1 साल पहले गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड पॉलिसी भी लाई है, और फास्ट ट्रैक प्रोसेस करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, और इसीलिए अब यहाँ पर जो ग्रोथ है वो कंपाउंडेड सालाना 60% की चल रही है इस इंडस्ट्री में, और इसीलिए ज़्यादातर कंपनीज कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर एंटर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें ग्रोथ यहाँ पर मिल सकती है। अगला सेक्टर आता है डिफेंस, जिस पर अदानी एंटरप्राइजेस काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। ये अगर आप देखते हो पाई चार्ट तो इसमें आपको पता चलेगा कि मिलिट्री स्पेंडिंग में इंडिया दुनिया में 3रे नंबर पर आती है। सबसे ज़्यादा मिलिट्री स्पेंडिंग करती है यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद चाइना है, और अगर US चाइना से कंपेरेटिवली हमारा जो मिलिट्री स्पेंडिंग वो अभी भी काफ़ी कम है, लेकिन हाँ सिग्निफिकेंट है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि हम जो भी मिलिट्री स्पेंड करते हैं, जो भी इसके लिए आपको डिफेंस इक्विपमेंट लगते हैं, वो सारे जनरली इंपोर्ट किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट का तो फोकस है कि जो भी बनाए हम अपनी टेक्नोलॉजी से बनाए, कुछ नया बनाए, अपने पास सीक्रेट रखें और खुद यहाँ पर बनाएं।
और ना कि सिर्फ बनाए, उसे बाहर एक्सपोर्ट भी करें। और यहाँ पर अगेन गवर्नमेंट भी बुलिश है, तो अदानी ग्रुप ने भी अपॉर्चुनिटी देखी और यहाँ पर एंटर किया। तो अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी है। और एक और सेक्टर आपको बता दो जहाँ पर अदानी ग्रुप काफ़ी हेवीली इन्वेस्ट कर रहा है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वो है डायग्नोस्टिक। और फिर आप में से कई सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन अदानी ग्रुप का ये फोकस है फिलहाल कि जो ये नॉर्मल हॉस्पिटल या बाकी बिजनेस में नहीं जाना चाहते। ऑफकोर्स इनका गोल है कि कुछ हॉस्पिटल्स को अक्वायर किया जाए, लेकिन फोकस किया जाए डायग्नोस्टिक पर। अभी रिसेंटली लोग काफ़ी अवेयर हुए कोरोना के बाद, तो डायग्नोस्टिक रिलेटेड जो टेस्टिंग वगैरह है और प्रिकॉशन के लिए कई सारे लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो उसमें 2-3 चीज़ें बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और उसमें से एक है डायग्नोस्टिक, और इसी पर अदानी ग्रुप का जो है फिलहाल फोकस है। अब डेटा सेंटर्स तो हमने पहले बात की ही, तो वहाँ पर भी इनका काफ़ी ज़्यादा फोकस है। लेकिन एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की है, इन सारे सेक्टर्स में कॉमन चीज़ है, वो है कि इनमें पैसा बहुत लगेगा। और फिर पैसा आएगा कहाँ से? 2 तरीके, इक्विटी और डेट, या तो आपसे या फिर बैंक से। पहले फिर बात करते कि हमें अगर पैसा डालना ही एफपीओ में, तो कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरह के। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स की मैं बात करूँ अदानी एंटरप्राइजेस की, तो 2018 में इनका रेवेन्यू था 35,000 करोड़, जो कि अभी 70,000 करोड़ के करीब गया है। यानी कंपाउंडेड सालाना ये 18% से बढ़ रहा है। अब हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 2011 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 2800 करोड़ था, और अभी की बात करें तो वो 788 करोड़ है। यानी यहाँ पर पिछले 10 साल में कुछ नेट ग्रोथ नहीं हुई है प्रॉफिट में। रेवेन्यू हालांकि काफ़ी बड़ा है, वो 3-4 गुना बढ़ गया है पिछले 10 सालों में, लेकिन प्रॉफिट में यहाँ पर कोई भी ग्रोथ नहीं है। और यहाँ पर 1-2 शॉकिंग चीज़ें ये है कि यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है, और जैसे कि आप एक्सपेंसेस में देख सकते हैं। लेकिन ठीक है, कैपिटल हेवी बिजनेस है तो पैसा तो यहाँ पर लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है वो है डेट, जो रेवेन्यू से भी या प्रॉफिट से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। 600 करोड़ का कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंस था 2011 में, अब ये इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कितना हो गया, ये अभी 3000 करोड़ के करीब चला गया है। अगर कंपनी का मैं कर्ज देखूँ तो वो है 41,000 करोड़ का, 1000 करोड़ का इनका प्रॉफिट है। तो अगर हम डेट टू प्रॉफिट रेशियो देखें, जो कि एक बेटर रेशियो मेरे हिसाब से ये पता करने का कि कंपनी को अगर पूरा प्रॉफिट कंपनी लोन चुकाने में भी लगाती है तो कितने साल लगेंगे कंपनी को अपना लोन चुकाने में, तो 41 साल लगेंगे कंपनी को अपना लोन चुकाने में, अगर कंपनी हर साल अपना पूरा प्रॉफिट इस चीज़ में डाल देती है लोन रिपेमेंट में। लेकिन मान लीजिए कि ठीक है यहाँ पर थोड़ी ग्रोथ हो जाती है प्रॉफिट में, तो फिर ये जो फिगर है ये फिर भी लगभग 15-20 साल तो लग ही जाएंगे अगर कंपनी बहुत तेज़ी से भी आगे बढ़ती है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा रिस्की लगती है। 41 का डेट टू प्रॉफिट रेशियो इज़ अ वेरी वेरी रिस्की फिगर। बिकॉज क्या है ना कि जब आपके लिए अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है तो सब कुछ चंगा है, लेकिन जब खराब चल रहा है तो बैंक वाले आपको छोड़ते नहीं हैं, इनको तो इंटरेस्ट चाहिए, मतलब चाहिए। तो फिलहाल प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि बस कंपनी बहुत ज़्यादा डेट ले रही है, प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पर भी इन्वेस्ट किया जा रहा है वो भी उतनी लिक्विडेटेड इंडस्ट्रीज मुझे नहीं लगी है। वहाँ पर भी अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ वो भी उतनी खास नहीं है। ओवरऑल कंपनी का अगर हम प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो 1.5% के करीब है। तो फिर चीज़ें थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाती है तो उसका सीधा इंपैक्ट होगा कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ आपको, उस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ नहीं रहा है, पिछले 10 साल में वो कम हुआ है, लेकिन कंपनी के शेयर प्राइस, जैसे कि हम जनरली बात करते हैं कि कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा तो शेयर प्राइस बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर तो वैसा नज़र नहीं आ रहा है। कंपनी का प्रॉफिट ठीक है बढ़ रहा है, पिछले 10 साल में तो हालांकि कम ही हुआ है, लेकिन कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो पिछले 10 सालों में कंपाउंडेड सालाना 43% से बढ़ी है, पिछले 5 साल में 88% से, और पिछले 3 सालों में कंपाउंडेड सालाना 144% से। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरी इंडिया के लिए सबसे बड़ा पजल है कि भाई मतलब ऐसा क्या लोग देख रहे हैं इस कंपनी में जो शेयर प्राइस इसकी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। तो जनरली कंपनी का कोई भी फैक्ट, कोई भी फंडामेंटल्स इस चीज़ को जस्टिफाई मेरे हिसाब से तो नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, वो है कंपनी का वैल्यूएशन। कंपनी का वैल्यूएशन फिलहाल जो पी रेशो है वो है 303 का। अगर हम देखिए डायरेक्ट कंपटीटर तो ऐसा कोई है नहीं जो सेम अलग अलग सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन है, लेकिन अगर हम बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स देखें जो जिनका भी वेरी वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, तो उनका ऑन एन एवरेज जो इंडस्ट्री पी निकल कर आता है वो है 37 का। तो इनका 303 है, इंडस्ट्री एवरेज है 37 का। तो देखिए मेरे हिसाब से देखिए पी को आप दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं। दूसरा एंगल क्या है? दूसरा एंगल ये है कि उसे आप ग्रोथ से कंपेयर कीजिए, वो बेटर है। किसी पी देखने से आपको चीज़ें पता नहीं चलेगी। तो ग्रोथ कितना है? तो ग्रोथ को यार प्रॉफिट में है ही नहीं पिछले 10 सालों में। रेवेन्यू है तो 18% का है, तो ठीक है प्रॉफिट की ग्रोथ नहीं है, तो फिर जहाँ पर प्रॉफिट की ग्रोथ ही नहीं है उस ग्रोथ के लिए आप 300 का पी देंगे क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो यहीं पर मुझे लगता है कि वैल्यूएशन किस हिसाब से रखा गया मुझे नहीं पता। फ्री कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो पिछले 2 सालों में वो निगेटिव में था, रिसेंटली
पॉजिटिव में चला गया है, तो कंपनी कुछ खास फ्री कैश फ्लो भी जनरेट नहीं कर पा रही है और इसी के चलते कंपनी को बाहर से ही ज़्यादा से ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट लग रही है। तो अगर आप सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस देखकर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो शायद परसेंटेज वाइज रिटर्न देखकर आपको लगेगा कि कंपनी काफ़ी मजबूत है और इसी के चलते अदानी ग्रुप की कंपनीज की शेयर प्राइस भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, तो गौतम अदानी की रैंकिंग भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन बिजनेस फंडामेंटल एंगल से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ भी ऐसा खास नहीं लग रहा, और अगर कोई इन्वेस्ट भी करता है तो फिर इससे ज़्यादा कितना ही वैल्यूएशन बनेगा यार। मतलब 303 का पी है, अब आपकी कितना डबल हो जाएगी प्राइस, तो 600 का हो जाएगा, तो 600 700 बनाना चाहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि किस बेसिस पर ये शेयर प्राइसेस बढ़ रही हैं। अब ठीक है, वो अपना पॉइंट नहीं, अपना पॉइंट तो यही है कि भाई वैल्यूएशन निकालो, फिर आपको लगता है तो इन्वेस्ट करो, नहीं लगता है तो मत करो। वो तो खैर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर का अपना अपना एक नज़रिया है देखने का। बट ओवरऑल इन सारी चीज़ों को देखें तो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा मतलब ओवर वैल्यूड लग रही है। लेकिन इसी बीच आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है ये पता करने की कि भाई इसमें कौन कौन इन्वेस्ट कर रहा है, ताकि आपको भी पता चले कि फिर कौन से फंड मैनेजर सही में अच्छे हैं। तो आपको इस चीज़ पर तो ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो इस एफपीओ में इन्वेस्ट करेंगे, और उससे आपको ये थोड़ा बहुत एनालिसिस में पता तो चलेगा कि यार सही में किस तरह का एनालिसिस ये फंड्स करते हैं या फिर इन फंड्स के फंड मैनेजर करते हैं। ये ज़रूर आपको इस पूरे वाक़े से अगले 2-4 दिन में सीखने मिलेगा, तो उस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए। चाहे तो मैं एक लिस्ट भी कम्युनिटी सेक्शन में डाल दूंगा कौन कौन फंड मैनेजर्स हैं या फंड्स हैं जो इस एफपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी आप अपना एनालिसिस करके थोड़ा बहुत आपको बेटर आइडिया तो आई होगी। अब आप अपनी तरीके से देखिए कि आपको सूट करता है या नहीं करता है। बट ओवरऑल बात करें तो बहुत ही ओवर वैल्यूड है। लेकिन जनरली लोग बोलते हैं कि अदानी ग्रुप के शेयर्स काफ़ी हाई चलते तो ओवर वैल्यूड रहते, लेकिन इनका अदानी विलमार का जो आईपीओ था, हमने इनका रिव्यू बताया भी था और उसमें भी हमने बताया था कि वैल्यूएशन काफ़ी फेयर था, बहुत ज़्यादा फेयर था। इनफैक्ट अंडर वैल्यूड थी कंपनी थोड़ी बहुत, तो वैसा भी यहाँ पे तो ऐसा कुछ केस दिख नहीं रहा है। तो देखते हैं अब कितना सक्सेसफुल कंपनी बनती है। इतना सारा फंड्स रेज करने में सबसे बड़ा एफपीओ है, वैल्यूएशंस भी क्रेजी है, तो देखना हाफ इंटरेस्टिंग रहेगा। तो अगले 3-4 दिन इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी किस तरह का रिस्पॉन्स इस एफपीओ को मिलता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि अदानी एंटरप्राइजेस से रिलेटेड सब कुछ आपको समझ में आ ही गया होगा, और नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन, अपना व्यू भी ज़रूर बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और रिसेंटली हमने शॉर्ट्स अपलोड करना शुरू कर दिया है, तो उन्हें भी आप देखते रहिए बिकॉज उसका नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो उसे भी आप देखते रहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम वहाँ पर भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं।